सबसे पहले चीज यहाँ पे O2 गैस जो है ये डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए जो Cp अपॉन Cv इसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी इसके लिए क्या रहने वाला है, इट विल बी 7/5 रहेगा और इसका वैल्यू कितना आएगा 1.4 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हीलियम, हीलियम के लिए ये जो वैल्यू रहेगा ये क्या रहने वाला है 5/3 रहेगा विच इज व्हाट 1.6। ओके, इसके लिए ये रहने वाला है 4/3 रहेगा Cp का वैल्यू विच इज 1.3। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या रहेगा, PV रेज टू गामा इक्वल टू क्या रहने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज गामा आपको क्या इंडिकेट करने वाला है, स्लोप का वैल्यू इंडिकेट करने वाला है। ओके, क्लियरली यहाँ पे नोटिस कर सकते हो हीलियम का जो स्लोप है ये कितना है 1.6 है, तो इसका स्लोप ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब जो थर्ड ग्राफ है ये किसका रहने वाला है, हीलियम का रहेगा। नेक्स्ट ये जो सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ क्या रहेगा, ये इंटरमीडिएट वैल्यू रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये किसके बीच में, SO2 और हीलियम के बीच में। नेक्स्ट आता है SO2, SO2 का वैल्यू कितना 1.3, तो इसका स्लोप सबसे लेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा SO2 आने वाला है। चलो ये हो गया फर्स्ट का क्वेश्चन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे दो जो ग्राफ्स है दैट इज ये वाला फर्स्ट वाला एंड द लास्ट वाला, ये दोनों क्या कर्व के फॉर्म में है। कर्व के फॉर्म में रहेगा मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में क्या हो रहा है, इनफाइनाइट स्टेप्स में यू आर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। ऑफ कोर्स ये ग्राफ क्या रहेगा और ये दोनों प्रोसेस क्या रहने वाले, रिवर्सिबल रहने वाला है, जो मैंने टिक मार्क किए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, P²V दिया है। ओके, अब जब भी कोई भी प्रोसेस रहना चाहिए, भले वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसोथर्मल रहने दो, इट शुड ऑलवेज बी व्हाट, PV रेज टू गामा होना चाहिए। यहाँ पे P का पावर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, लेकिन इधर आप क्या नोटिस कर रहे हो, P का पावर कितना 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो P² का स्क्वायर रूट करोगे तो सिर्फ P आएगा, V का स्क्वायर रूट करोगे तो V रेज टू हाफ आने वाला है विच विल बी इक्वल टू व्हाट, गामा। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए फॉर्मूला क्या है, ओ सॉरी विच विल बी कांस्टेंट है, सॉरी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए इट इज ऑलवेज PV रेज टू गामा इज अ कांस्टेंट। अब ये क्या इंडिकेट करेगा, ये जो गामा है ये हमेशा क्या रहता है, 1 से ज्यादा रहता है। अब ऑफ कोर्स गामा का वैल्यू ये हमेशा 0.5 से तो ज्यादा ही रहेगा कुछ भी करके। इसका मतलब जो नीचे वाला जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, उसका स्लोप क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये जो नीचे का ग्राफ है, सबसे नीचे वाला ग्राफ, स्लोप ज्यादा रहने की वजह से ये आएगा 3 एंड ये वाला जो ग्राफ है ये क्या आएगा 2। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये बीच के दो वैल्यूज है सेकंड एंड थर्ड क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपको दिख रहा है स्टेप वाइज प्रोसेस हो रहा है, तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस किसके एग्जाम्पल से, इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल से। ओके, अब ध्यान देना ये इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन, इससे जो वर्क डन है ये क्या रहेगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, अब इसका मतलब क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन से वर्क डन ज्यादा है, इसका मतलब इसका एरिया अंडर द कर्व क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। ओके, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर का प्रोसेस रहेगा ये 1 रहेगा एंड ये नीचे का प्रोसेस आप नोटिस कर सकते हो एरिया अंडर द कर्व लेस है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा, दिस विल बी 4। अब सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या दिया था, एक गैस था जिसका कुछ इनिशियल कंडीशंस था। ओके, ये इनिशियल कंडीशंस क्या क्या थे, V1 जो वॉल्यूम था 1 लीटर था। नेक्स्ट प्रेशर जो है ये कितना था 10 atm
एंड गैस का इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया है, दैट इज T1, इट इज इक्वल टू कितना, 300 केल्विन। ये आपका इनिशियल कंडीशंस था। फिर गैस को कुछ तो किया, क्या किया, इसको अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इसको क्या किया गया, एक्सपांड किया गया। तो ये कहाँ पे पहुंचा, फाइनल कंडीशन पे। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना बन गया, ये बन गया 4 लीटर। प्रेशर, गैस का प्रेशर हो रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, यहाँ पे गैस का प्रेशर का बात चल रहा है। तो ये कितना हो गया, 5 atm। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, आई हैव नो क्लू, सो राइट इट एज अ क्वेश्चन मार्क। तो समझने का ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है अगर आपको उसको लॉजिकली समझना है तो। अब ये सोचो, ये एक पिस्टन है, इस पे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm। गैस का प्रेशर कितना दिया है, 10 atm। तो ऑफकोर्स ये गैस क्या करेगा, ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो गैस है ये कहाँ पे पहुंच गया, एक्सपांड हो गया थोड़ा ऊपर। गैस एक्सपांड होने से क्या होएगा, उसका जो प्रेशर है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये अभी भी क्या है, 1 atm। आपके हिसाब से क्या ये प्रोसेस यहाँ पे रुकेगा, क्या प्रोसेस यहाँ पे रुकने वाला है, क्या रुकेगा यहाँ पे, नहीं, ये आगे कंटिन्यू होएगा जब तक दोनों का प्रेशर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस क्या होएगा, कंटिन्यू होगा। आई पे फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हो। चलो अब जरा ध्यान देना, अब ये पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपने ऑलरेडी गैसीय स्टेट में पढ़ा है, कैसे सॉल्व करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आएगा P1 V1 अपॉन T1, ये इक्वल टू रहेगा P2 V2 अपॉन T2। ऑलरेडी किया ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। गैस का नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहने वाला है, आर का वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो गैस कांस्टेंट है। बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये कितना आएगा, 10 into 1 अपॉन कितना आएगा, 300 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5 into 4 अपॉन क्या आएगा, T2 आएगा। आपको ये T2 ढूंढना है, तो T2 कितना रहेगा, दिस विल बी 20 into 300 अपॉन कितना आएगा, इट विल बी 10, 0 और 0 कैंसिल। आपका टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो रहा है, इट इज 600 केल्विन। चलो तो हमें फाइनल टेम्परेचर मिल गया, इट इज 600 केल्विन। चलो ये पार्ट हो गया। हमें क्या पूछा है, डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एच क्या रहता है, डेल्टा एच इक्वल टू रहता है, इट इज डेल्टा यू प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी डेल्टा पीवी। अब मैं डेल्टा पीवी क्यों यूज कर रहा हूँ, कि कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि एक आइडियल गैस है करके, तो आपको डेल्टा पीवी कंसिडर करना पड़ेगा। तो डेल्टा पीवी के बदले आप क्या लिखोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप P2 V2 माइनस P1 V1 लोगे, और ये तो आपको सारी वैल्यूज पता है, लेकिन डेल्टा यू क्या है इसका आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, डेल्टा एच तो आपको ढूंढना बोला है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा यू फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा यू फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूला है, एक क्या है NCV ln T2 अपॉन T1, एक तो वो यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे CV के रिलेटेड गैस के बारे में कोई डेटा दिया नहीं, मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक कुछ नहीं बताया, हम लोग वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे। कैसे समझा, यहाँ पे आपको हीट कैपेसिटी दिया है, मतलब C का वैल्यू आपको दिया है। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, Q प्लस W रहेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, Q प्लस W यहाँ पे यूज करना है। तो Q कैसे ढूंढोगे, Q क्या रहता है, इट इज C इंटू क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा T। C का वैल्यू कितना दिया है आपको, 50 दिया है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप क्या करोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो क्या आएगा 600 माइनस 300। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होएगा, दिस विल बी 50 इंटू 300, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 15,000 जूल। चलो Q मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, W फाइंड आउट करना है। आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, एंड ये आप नोटिस कर सकते हो ये कितने स्टेप में हो रहा है, एक दो स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस है। तो ये कैसे टाइप का एग्जांपल है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में हो रहा है,
तो ये कैसे टाइप का वर्क डन रहेगा यहाँ पे होएगा इरिवर्सिबल वर्क डन। तो W जो रहेगा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो पी एक्सटर्नल आपको कितना दिया है, यहाँ पे आपको पी एक्सटर्नल दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm। तो 1 atm को आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज आप इधर लिखोगे 1 आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आपका फाइनल वॉल्यूम कितना है 4, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज W का, ये कितना आएगा -3 लीटर एटीएम। अब लीटर एटीएम को क्या करना है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो लीटर एटीएम का आपको कन्वर्जन बताया था, 1 लीटर एटीएम इज, ये कितना रहता है, इट इज 101.3 जूल। अब इसको अप्रोक्सीमेट करो, कितना लो इसको 100 लो, तो ये कितना आएगा 3 into 100 जूल्स विच इज 300 जूल्स आएगा। अब आपको क्या करना था, डेल्टा यू ढूंढना था। तो डेल्टा यू क्या रहेगा, इट विल बी 15,000 माइनस 300। तो 15,000 माइनस 300 करोगे तो आंसर कितना आएगा 14,700 जूल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या रहेगा 14,700 प्लस T2। तो फाइनल प्रेशर कितना था 5, वॉल्यूम कितना था 4, ये कितना था 10 इंटू कितना आएगा वॉल्यूम 1, दिस विल बी 14,700, 20 माइनस 10 इज 10। अब यहाँ पे ये जो यूनिट रहेगा ये क्या रहेगा, लीटर एटीएम में है, वापस लीटर एटीएम में रहेगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 14,700 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 10 into 100 इज 1000। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी डेल्टा एच आने वाला है, तो ये जो डेल्टा एच आएगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी 15,700। तो स्टेप में डाउट है? ओके, सबसे पहले लिखना नो इंफॉर्मेशन अबाउट feasibility of a process or reaction is given। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड क्या है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट to what extent a reaction can proceed। अब इसका क्या मतलब है कि ये हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताता नहीं है कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट होएगा, कि रिएक्शन एक पार्ट तक पहुंचने के बाद स्टॉप होएगा या नहीं, इसके बारे में हमें क्या आइडिया नहीं मिलता है। तो ये दो ड्रॉबैक्स है इससे रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट वाला क्या है कि कोई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं देता है। सेकंड हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि एक रिएक्शन कंप्लीट होएगा या नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट तक जाके वो स्टॉप होएगा या नहीं, इसका हमें ये आइडिया नहीं देता है। तो इसीलिए अब हम जो नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी या फिर इसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग इसको सीखेंगे किसके थ्रू, कार्नोट साइकिल के थ्रू। ओके, अब ध्यान देना, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो करने वाले दैट इज रिलेटेड टू कार्नोट साइकिल। तो हेडिंग डालना इंट्रोडक्शन टू एंट्रोपी। ओके, इसको आप एक और एक नाम से बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। ओके, अभी कार्नोट साइकिल है क्या, सबसे पहले चीज ये लिखो, कार्नोट साइकिल ये रहता है क्या है,
इधर लिखा कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सिबल isothermal and 2, यहां पे लिख सकते हो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम है जरा समझने का ट्राई करो, ध्यान देना। क्या बोला गया है, यहाँ पे 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का जो स्लोप रहता है ये क्या रहता है, लेस रहता है। ऑलमोस्ट इसका जो स्लोप रहेगा, आप चाहे तो एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि यहाँ पे गैमा का वैल्यू इज 1। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसमें आपको पता है स्लोप बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ओके, अब जरा ध्यान दो, ये पार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो, एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। तो मैं इधर एक पॉइंट्स लिखता हूँ, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये सी, एंड यहाँ पे क्या है, डी। ए से बी जा रहा है प्रोसेस, बी से सी जा रहा है, सी से डी, एंड डी से ए जा रहा है। तो ये कैसे टाइप का प्रोसेस हुआ, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। पहली चीज तो ये समझ रहा है, एक साइकिल में हो रहा है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। नेक्स्ट, ये 2 प्रोसेस जो बना है, इसको आप चाहे तो 1 लिखो, इसको आप चाहे तो 2 लिखना। ये दोनों क्या, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये लाइन का टेम्परेचर को आप T1 लोगे, ये लाइन के टेम्परेचर को आप क्या लोगे, T2। अब नेक्स्ट, यहां पे ये जो लाइन है, ध्यान देना, ये वाला जो ब्लू लाइन से मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला प्रोसेस एंड ये वाला प्रोसेस, ये दोनों क्या आइसोथर्मल है। लेकिन ये देखो, जब मैं ग्रीन से बता रहा हूं, ये वाला पार्ट जरा ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो Q रहेगा दैट विल बी 0, यहाँ पे जो Q रहेगा ये क्या रहने वाला है, 0 रहेगा। क्यों, एडियाबैटिक प्रोसेस है इसीलिए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा रहेगा, कहाँ पे Q 0 है, कहाँ पे टेम्परेचर सेम है, ये आपको समझ में। ओके, और एक चीज, ये क्या रहेगा, प्रेशर। ये किसका ग्राफ रहेगा, वॉल्यूम का। यहाँ पे सबसे पहले चीज, T1 का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में, T2 के कंपैरिजन। ठीक है, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आई होप ये वाले पार्ट का आपको स्लोप समझ में आ रहेगा, लेस स्लोप रहेगा, तो ये आइसोथर्मल का स्लोप है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये स्लोप बहुत ही ज्यादा है। स्लोप बहुत ज्यादा है मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। पहली चीज ये आपके दिमाग में बिठा देना, बहुत ही सिंपल हो जाता है। चलो, अब इसका जो थर्ड पार्ट जो आपको बताना है, थर्ड पार्ट क्या है, आपको पता है इधर एंड इधर जो भी हीट रिलीज, हीट ऑब्जॉर्ब रहेगा, ये क्या रहेगा, 0। लेकिन ये जो ऊपर का पार्ट है, दैट इज ये पार्ट, एंड ये जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पे क्या हो सकता है, हीट रिलीज, हीट ऑब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट अंदर की तरफ जा रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, राइट इट एज Q1। यहाँ पे हीट बाहर जा रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, Q2। Q1 हमारा क्या रहेगा, Q1 रहेगा हीट अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। एंड Q2 क्या रहेगा, Q2 रहेगा हीट रिजेक्टेड, मतलब हीट जो बाहर फेंका जा रहा है। आई होप ये समझ में आ रहेगा। ये ग्रीन वाले इसमें हम लोग हीट क्यों ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, वहां पे हीट का कुछ फायदा नहीं है। हीट ऐड होएगा, हीट सब्ट्रैक्ट होएगा, आपका जो भी DQ रहने वाला है ये क्या रहने वाला है, ठीक है। ये मतलब ये ग्रीन साइड वाला। ब्लू में क्यों हो सकता है, क्योंकि ब्लू वाला पार्ट जो है ये क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है।
आइसोथर्मल प्रोसेस से हीट से रिलेटेड कोई पार्ट नहीं, बस टेम्परेचर क्या रहता है